क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ हो गया, वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट क्यों ढूंढ रहे वो तो एप्लीकेशन में आपको पता चलेगा, अभी तो कैसे ढूंढना वो पहले पता कर लेते हैं। तो ये 2x2 का एक मैट्रिक्स था, उसका एडजॉइंट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो एमसीक्यू में आता है, इतना प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, इसका मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। अगर 2x2 का अगर आप लोग को एडजॉइंट ढूंढना है तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, और जो सेकेंडरी डायगोनल होता है उसकी साइड बदल जाती है। 4 और 3 होगा तब देखो तो -4 -3 होगा, प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज हो जाएगा और सेकेंडरी डायगोनल प्लेस वही रहेगा बट साइन बदल जाएगी। ये कोई ऑब्जेक्ट में बोर्ड की एग्जाम है तो पूरा करना पड़ेगा। ये कौन से ऑर्डर का हुआ, 2x2, पहले माइनस देन कोफैक्टर्स देन मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और उसके बाद उसका ट्रांसपोज। तो जब उसका ट्रांसपोज करोगे तो जो फाइनली मिलेगा वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, और एडजॉइंट, दोनों का मतलब एक ही है। अब एक बार 2x2 है तो एक बार 3x3 भी देख लो। अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स है 1 -1 2 -2 0 3 4 1 5, 3x3 तो कितने एलिमेंट, तो माइनस भी कितने होंगे, जितने एलिमेंट उतने माइनस, 4 एलिमेंट तो 4 माइनस मिले थे, 4 कोफैक्टर मिले तो यहाँ पर 9 एलिमेंट तो कितने माइनस होंगे, 9, और 9 माइनस मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप M11 पता कर दो, माइनस ढूंढना, चलो M11 मतलब कौन किस एलिमेंट का माइनस, इसका। तो आपको क्या बोला था मैंने, रो छोड़ना है, कॉलम छोड़ना है। अब जब इसमें रो और कॉलम छोड़ रहे तो देखिए एलिमेंट बच रहा था, इसमें 2x2 बच रहा है, मतलब ये रो और कॉलम छोड़ा तो ये बचा आपके पास। तो इसको तो आपको सोल्व करने के लिए वो डिटरमिनेंट की तरह सोल्व करना पड़ेगा, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो ये क्या होगा 0 -3, तो M11 कितना, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब -1 का माइनस ढूंढो, तो रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, क्या बचा -10 -12, तो माइनस। अच्छा वहां पर भी वो गैप नहीं देखना आप लोग को, माइनस ढूंढते टाइम कोई गैप नहीं ढूंढना, गैप है या नहीं, वो वैल्यू के टाइम पर हम देखते हैं, यहाँ नहीं देखना आपको। बस 2x2 का ये छोड़ा तो ये भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बाकी क्या बचा -2 3 4 5, कैसे सोल्व करूंगा, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। M13 2 का जब माइनस तो रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, -2 -0 -2। M21 का आंसर अब आप लोग बताओ, M21 -7, किसका माइनस, -2 का माइनस, ये रो छोड़ा कॉलम छोड़ा तो -5 -1। M22 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना है, M22 0 वाला रो छोड़ा, 0 वाला कॉलम छोड़ा, 5 -8 -3, करेक्ट। व्हाट इज M23, M23 कितना होगा 5 1 -+4 तो 5। M31 रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, -3 -0, M32 7, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा 5 नहीं सॉरी, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा तो किसका ढूंढ रहे, M32 ढूंढ रहे, ये रो छोड़ोगे ये कॉलम छोड़ोगे तो ये 3 और ये -+4 तो कितना हो जाएगा 7। M33 लास्ट एलिमेंट 0 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, समझ आ गया, माइनस, जिसका माइनस ढूंढ लो रो कॉलम छोड़ दो, बाकी बस उसको डिटरमिनेंट तरह ट्रीटमेंट दे दो। ये आपका माइनर हुआ। फिर आपको क्या ढूंढना है, कोफैक्टर्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला दिखा दोगे, C of ij equal to -1 + i + j into m of ij। कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, साइन का डिफरेंस कहाँ आएगा, जब i + j ऑड कहाँ होगा, यहाँ तो नहीं होगा,
1 + 1 2 होगा, यहाँ होगा 1, यहाँ नहीं होगा, मतलब यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा, मतलब यहाँ 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 और यहाँ, इस 4 जगह पर फर्क पड़ेगा, बाकी सब जगह पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? तो फिर मैं डायरेक्टली लिख लो अब C11 कितना -3 × C12 22 + 22 C13 C21 7 C22 -3 C23 -5 C31 -3 C32 -7 C33 -2. फिर नेक्स्ट स्टेप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो जब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स करोगे तो हर एलिमेंट की जगह पर उसके कोफैक्टर को रिप्लेस क्या हो जाएगा -3 22 -2 7 -3 -5 -3 7 -2 और एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज करोगे तो -3 22 -2 7 -3 -5 -3 -7 -2 ये जो मेरा इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया उसका डायरेक्टली कोई शॉर्टकट नहीं है जैसे 2/2 में, इसलिए होता बहुत इजी है, 3-3 4-4 मार्क का क्वेश्चन आते हैं सिर्फ एडजॉइंट निकालने के, बट मैंने जैसे पहले ही बताया था सबको आता है बट गलती होने के चांसेस नहीं है, कैलकुलेशन छोटे होते हैं, जितने छोटे कैलकुलेशन होता है हम जल्दी करने के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आते हैं, तो बस आराम से करना है, बाकी कुछ नहीं, वही माइनस निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है, राइट, ये रिलेशन ध्यान में रखोगे, C of i j इक्वल टू माइनस पर जस्ट i प्लस j इक्वल m of i j, कोफैक्टर निकल जाएंगे तो उसको रिप्लेस कर लोगे किसके साथ, मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालने के लिए एलिमेंट की जगह पर कोफैक्टर की वैल्यू को रिप्लेस कर लो, उसके बाद ट्रांसपोज कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको क्लियर है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप लोगों को एडजॉइंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड और 2/2 का अगर एडजॉइंट फाइंड करना डायरेक्टली अगर मुझे कभी लिखने की जरूरत हो तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को ठीक है। अब एक बार जब मैं एडजॉइंट फाइंड करना सीख जाता हूँ कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, तो उसके बाद आता है उसकी प्रॉपर्टी जो सबसे काम की चीज है मैट्रिक्स, स्पेशली जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो कभी आपको पता है कि कोई नहीं पूछने वाला है कि एडजॉइंट हम लोग है ना, वो वहां पर आपको पूछेंगे उसके प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप करो जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आप लोगों ने ए ढूंढा ना उस ए का उसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करो, 2/3 मत करो, 2/2 करो, ए को मल्टीप्लाई करना उसके एडजॉइंट के साथ। अच्छा पहले तो मल्टीप्लाई होगा, क्या कंडीशन होती है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम। तो अगर यहाँ पर अगर ए और एडजॉइंट ऑफ है, अच्छा ए क्या है आप लोगों का -2 4 3 5, उसका एडजॉइंट क्या है 5 -4 -3 एंड -2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे करते थे, पहले मैट्रिक्स का क्या लेना है रो और दूसरे मैट्रिक्स का क्या लेना है कॉलम, तो ये पहले का रो का मल्टीप्लाई होगा पहले के करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, कॉलम के एलिमेंट के साथ, तो क्या होगा -2 × 5 -10 प्लस 4 × -3 -12, तो -10 -12 कितना हो जाएगा -22। ये मैंने फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम के साथ, तो
तो वही फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम के साथ। ऐसा थोड़ी कि इसको याद करके छोड़ दोगे, इसका फिर इसके साथ भी होगा। तो क्या होगा, -2 इंटू -4 प्लस 8 प्लस 4 इंटू -2 -8। यहाँ पर आंसर 0। फिर आए सेकंड रो पे, सेकंड रो का फिर फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 5 -15 0 -12 -10 -20। ये किसका आंसर है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब यही मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग अलग करके देखते हैं कि क्या आंसर आता होगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 5 -4 -3 -2 मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स जो है -2 4 3 and 5। अगेन ऑर्डर 2 by 2 2 by 2। इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला रो पहला कॉलम क्या होगा, -10 -12 कितना हो गया, -22। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 20 -20 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 -6 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम -12 -10। आपके को तो सेम आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट और ए का मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव रूल को फॉलो करते हैं, कॉम्पिटिटिव रूल को फॉलो कर रहे हैं। हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव रूल को फॉलो नहीं करता, मोस्ट ऑफ जगह नहीं करता, बट एडजॉइंट करता है। एक तो पहली प्रॉपर्टी मिली, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, अच्छा 2 by 2 में वेरीफाई हो रहा है तो 3 by 3 में भी होता ही होगा, तो थोड़ी कि सिर्फ 2 by 2 का होगा। तो जो प्रॉपर्टी 2 by 2 में एप्लीकेबल हो सब कुछ 3 by 3 में भी एप्लीकेबल है। इन दोनों का आंसर तो चलो सेम है, बट इनका आंसर क्या है वो भी मुझे पहले से पता है। आपका आंसर क्या है, -22 0 0 -22। आप ये जो मैट्रिक्स था ना पूरा ए मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट पता करो। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स की वैल्यू तो होती नहीं, मैट्रिक्स का क्या होता है डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट बन चुका है। और डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, प्राइमरी डायगोनल -10 -12 तो वहां पर आपका जो नंबर है वो भी -22 है। तो मैं से बोल सकता हूँ ये तो -22 आई के बराबर है। -22 कॉमन आ जाएगा। इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आंसर क्या हुआ, -22 आई। और -22 कौन था, डिटरमिनेंट के a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का आंसर किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। ये प्रॉपर्टी मुझे पता। और मुझे कोई ये पूछे ना ये मैट्रिक्स देके कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होना किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। यहाँ पर फिर अगर ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो आई भी कौन सा ऑर्डर लेना पड़ेगा, 3 by 3 क्या होगा, 3 by 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई, इस ए का डिटरमिनेंट निकालना चाहिए, और डिटरमिनेंट के कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट एक तो कॉम्पिटिटिव रूल को फॉलो करता है, इसलिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए उतना ही आता है जितना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है। और किसके इक्वल होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। पहले प्रॉपर्टी लिख लो फिर बात करें।
तो आप लोगों ने ये जो कोफैक्टर हमने फाइंड किया, माइनस फाइंड किया, आप लोग किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू को अगर कोफैक्टर के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? आप लोगों ने जब डिटरमिनेंट फाइंड किया तो आपको मेथड पता है ना, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये आप लोगों के सामने 3/3 का एक मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये हो गया ना? तो वो जो 3/3 है, मैं वापस लिख रहा हूँ ए का डिटरमिनेंट यहाँ पर। अच्छा, और अब डिटरमिनेंट मैं ले रहा हूँ तो सिंबल भी किसका यूज करूंगा? हो जाएगा 1 -1 2 -2 0 3 4 1 5। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना है। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए हम लोग अगर फर्स्ट रो लेके सोल्व करें तो फर्स्ट रो लेके सोल्व करोगे तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई आएगा? कैसे सोल्व करते? तो 1 जब लेते तो रो छोड़ते थे, कॉलम छोड़ते थे, क्या बचेगा? 0 -3, बराबर है। फिर ये सेकंड एलिमेंट लेते थे, जब -1 लेते थे ये रो छोड़ते थे, कॉलम छोड़ते थे, -10 -12 -22, और बीच में क्या साइन आता है? माइनस है। क्यों माइनस आता था? गिफ्ट था। ये माइनस को बाहर ले लूंगा तो प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला लेते थे, जब 2 लोगे तो वापस ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे तो क्या होगा? -2 -0 और फिर प्लस या माइनस? प्लस। सही है। ये जो 1 है इसको हम लोग अगर एलिमेंट के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट जब करते थे इसको बोलते कि आपने A11, क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब उसके साथ जो माइनस है वो क्या है? उसी का कोफैक्टर है, 1 का ही तो कोफैक्टर है। जैसे कि उस A11 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? C11। ये -1 मतलब कौन? A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के साथ क्या मल्टीप्लाई में? वो क्या है? C12 और उसी का कोफैक्टर है। फिर जब आप 2 लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं अपने? A13, और वो A13 का कोफैक्टर आप देखो तो -2 ही है। इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ नहीं करता, हम लोग सिर्फ इतना करते हैं कि हर एलिमेंट मतलब जो भी रो या जो भी कॉलम ले रहा हूं उसके साथ उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है, राइट। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कोफैक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो। अगर मैं ये लेता तो क्या लिखता? A11 into C11 plus A21 क्योंकि हम डिटरमिनेंट तो कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई भी रो या कोई भी तो हम बेसिकली करते बस इतना ही है, एलिमेंट के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई और उनका सबका एडिशन कर लेते हैं पेयर वाइज, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कैसा है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ऐसे दिया हुआ आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में बोलते हैं एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, बोलते यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट और एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो फिर उस टाइम पर मुझे नहीं पता होगा रूल्स और फिर नहीं सुने, तो उन्होंने क्या बोला थर्ड कॉलम को लेके सोल्व करना है,
और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ किसको मल्टीप्लाई कर लोगे, उनके एडिशन कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला डेल्टा दे रखा है 1 1 1 XYZ YZ ZX और XY, और इसमें इंस्ट्रक्शन यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डेल्टा। थर्ड कॉलम, तो इसमें थर्ड कॉलम कौन है, इसको लेके सोल्व करना है। इसको लेके जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू के लिए YZ जब लोगे तो रो छोड़ते हैं, कॉलम छोड़ते, तो मिलता है आप लोगों का Z माइनस Y। वो YZ का देखा जाए तो कोफैक्टर ही तो है। फिर ZX का रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे, और जब बीच में गैप आया होगा तो आपने जब रो छोड़ा कॉलम छोड़ा तो बचा क्या, Z माइनस X। अच्छा, Z माइनस X जो आया, ये जो आपको ये देखा तो Z माइनस X आपका कोफैक्टर नहीं है, ये आपका माइनर है। Z माइनस X क्या मिला आपको, माइनर मिला। और कोफैक्टर में और माइनर में सिर्फ क्या फर्क होता है, साइन का, वो भी हर जगह नहीं। तो ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 1 3 1 + 3 4 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा एलिमेंट, 2 3 होगा, तो 2 + 3 5 होगा, तो माइनस आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस। तो इसका मतलब कि अब आप लोगों का ये जो Z माइनस X है, ये मतलब X माइनस Z हो जाएगा क्योंकि बीच में गैप था। तो देखा जाए तो अपने एलिमेंट के साथ किसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसी के कोफैक्टर, किसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसी के कोफैक्टर। मतलब ये माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर कोफैक्टर के हिसाब से तो बीच में प्लस ही चाहिए, वहां पर साइन वाइन कुछ नहीं होता। तो अगर मुझे इस माइनस को अगर प्लस बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लूंगा तो Z माइनस X क्या हो जाएगा, अब X माइनस Z एग्जैक्टली कोफैक्टर। Z माइनस X क्या था, माइनस, X माइनस Z क्या होगा, क्योंकि दोनों के बीच में साइन का डिफरेंस है, बिकॉज पावर ओड आ रहा है। और फिर XY जब लूंगा तो रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, तो क्या होगा, Y माइनस साइन का फर्क आएगा, माइनर और कोफैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सा है, A3, तो यहाँ पर क्या आएगा, Y माइनस। तो हमें फिर उस टाइम पर ऐसे ही लिख के देना पड़ेगा उनको, कि हम ये लिख के देंगे कि A13 के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई किया, C13 को, A23 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया, C23 को, A33 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट ओपन करके जो भी मिलेगा वो अपना। तो हमने माइनस कोफैक्टर्स फाइंड करना सीख लिया, और माइनस कोफैक्टर्स का यूज किसमें होगा आप लोगों को, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, उसके प्रॉपर्टी डिस्कस किया हम लोगों ने। क्या तो प्रॉपर्टी, कोई भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो आंसर आएगा, और वही सेम आंसर उसको रिवर्स करके भी आएगा, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है, राइट। उससे ज्यादा जरूरी है कि उनका आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I। इसका मतलब कि A इनटू एडजॉइंट ऑफ A ढूंढने के लिए, या एडजॉइंट ऑफ A इनटू A ढूंढने के लिए मुझे एडजॉइंट की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I करके ढूंढ लूंगा। अब उसकी नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, first A into adjoint of A equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। सेकंड प्रॉपर्टी, आप कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद उसका एडजॉइंट लेते हो। कोई दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका एडजॉइंट लिया, तो इसका जो आंसर आएगा, और
एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो आंसर आएगा वो सेम वैसे कि यहाँ पर भी रिवर्स हो जाता है। ऐसा रिवर्स और का होता था ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। थर्ड प्रॉपर्टी, हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करें, पहले क्या कर रहा हूँ मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर k इज एनी बिलोंग्स टू एनी r, कोई भी रियल नंबर है। मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, या फिर पहले मैं एडजॉइंट फाइंड कर लेता हूँ और फिर मैं अगर k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कभी कांस्टेंट अगर एडजॉइंट का अंदर दिया तो उसको बाहर निकाल लोगे तो चलेगा, बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि पहले मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालो या पहले एडजॉइंट निकाल लो फिर आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे इस तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट है। फोर्थ है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा। क्या मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि जरूरत है तो फिर लेंथी प्रोसेस, क्योंकि एडजॉइंट निकालना इजी है बट टाइम तो लेता है, तो वो मुझे नहीं करना हो तो मैं क्या करूं? तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिराइव हो चुकी है ना। इस प्रॉपर्टी से ये पता करने की ट्राई करता है। अच्छा इसको मैं बताऊं उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, एक मैट्रिक्स है सपोज मान लेते हैं 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स है -1 2 -3 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या होगा? पहले तो होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम, तो ए बी का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है? -1 2 -3 5 के साथ। क्या होगा मल्टीप्लाई करोगे तो -1 -6, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 10 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -3 सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 + 20 26। ये ए बी आया, मुझे उस ए बी का डिटरमिनेंट चाहिए, हमें उस ए बी का डिटरमिनेंट चाहिए। तो अगर हमें उस ए बी का डिटरमिनेंट चाहिए तो अब कैसे करूंगा डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए? इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको मल्टीप्लाई, सही है ना। कितना हो जाएगा -26 into 7 -182 ना, ये -182 माइनस -15 into 12 -180 माइनस प्लस 180 180 -182 माइनस, तो ए बी का डिटरमिनेंट का आंसर कितना है? माइनस। अब ए का डिटरमिनेंट निकालते, सिर्फ ए का 4 -6 माइनस, डी का डिटरमिनेंट निकालते हैं -5 +6, तो 6 - 5 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ डी का आंसर कितना है? इसको क्या मतलब निकालोगे कि मैं मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डिटरमिनेंट निकालूं कि डिटरमिनेंट निकालने के बाद मैं मल्टीप्लाई करूं? मेरा आंसर, तो फिर मैं बेवकूफ थोड़ी क्यों पहले मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट डिटरमिनेंट ही निकाल लूंगा, है ना। फिर मल्टीप्लाई क्यों करें जब डिटरमिनेंट का आंसर भी वही आ रहा है, तो फिर मैं मल्टीप्लाई करने की जाऊंगा। चलो 2 है, ए बी सी दिया होगा तो कितना टाइम लगेगा? 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, फिर बोलते हैं एबीसी का डिटरमिनेंट निकालो, तो मैं एबीसी का डिटरमिनेंट नहीं निकालूंगा, मैं क्या कर लूंगा? ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट इंटू मेरा आंसर वही आने वाला है। ये डिटरमिनेंट एक कांस्टेंट है तो लास्ट में कांस्टेंट तो सेम ही देने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान में रखना, कभी आप लोग डिटरमिनेंट कोई भी 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हो। समझ आ रहे जो बोल रहा हूँ? मतलब चाहो तो वो के वाले प्रॉपर्टी लिखी थी ना आप लोगों ने,
उसके बाजू में आप ये लिख सकते हो कि एबीसी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी के बराबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं या डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम होगा। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक मैट्रिक्स आएगा उसको इसके साथ करेंगे। पहले ए और बी का ऑर्डर मतलब ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा उसको सी के साथ। तो यहाँ पर एक सी दिया होता है, ये आंसर आया था तो अब देखो, अब ये जब मुझे पता चला कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूं या डिटर्मिनेंट निकालने के बाद में मल्टीप्लाई करूं, मेरे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, कहां पर, ये जो हमने फाइंड किया था ना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर था, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर था। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। आई क्या है, अच्छा, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर किसका होता है, 1, क्योंकि आई तो काम ही 1 का करता है, क्योंकि सारे एलिमेंट ही क्या होते हैं, वो भी सिर्फ कहां पर, बाकी सारे तो क्या होते हैं, 0। तो आई का डिटर्मिनेंट का आंसर हमें से क्या मिलने वाला है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि I1 होने की वजह से कि आई एक ऐसा टर्म है कि जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वो ही रहता है। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 तो रहेगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। तो सेम वे किसी भी मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर अब अगर ये दिया हुआ है, राइट, अब मैं दोनों साइड अप्लाई करता हूँ डिटर्मिनेंट, मैं दोनों साइड अप्लाई कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जब अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई का डिटर्मिनेंट। क्या किया मैंने, दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई किया। ये एक मैट्रिक्स ही होगा, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स ही मिलेगा, और आई को जब किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, कांस्टेंट ही तो होगा, तो किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापस मिलना तो क्या है, मैट्रिक्स ही है। तो मैट्रिक्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, और उसमें मैंने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया। अभी जो हमने ये डिराइव किया था कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एडजॉइंट सॉरी डिटर्मिनेंट निकालोगे या डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करोगे, आंसर। तो फिर ये डिटर्मिनेंट दोनों का अलग अलग दे सकता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, करेक्ट। अब देखो, अब पिक्चर यहाँ से सारे कंसेप्ट चालू होते हैं। आई क्या था, एक मैट्रिक्स था, एक मैट्रिक्स। सपोज अभी क्योंकि ए का ऑर्डर नहीं पता है, मान लेते हैं कि ए n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अरे एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट से कौन से मैट्रिक्स का निकाल पाओगे, बाकी इसका समझ निकलेगा ही नहीं। तो ए अभी मैं क्या ले रहा हूँ, n क्रॉस n का मैट्रिक्स, 2x2 3x3 4x4 कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज मैंने n क्रॉस 4x4 लेंगे एग्जाम्पल के हिसाब, 3x3 लेते हैं, तो आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, अच्छा ए जब 3x3 लोगे तो आई भी क्या लेना पड़ेगा, 3x3 क्या होगा, 3x3 1 0 0 0 0 0, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट। तो आपको मैट्रिक्स क्या बना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि 1 1 1 था ना, उसका अपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और ये मैट्रिक्स है तो हर एक के साथ एक साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, सही है। अब इसका आपने लिया डिटर्मिनेंट, अब ये मैट्रिक्स में से कन्वर्ट हो गया डिटर्मिनेंट में। जैसे ही मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा तो फिर प्रॉपर्टी भी डिटर्मिनेंट की लगेगी, फिर मैट्रिक्स की नहीं लगेगी। अभी अगर डिटर्मिनेंट हो चुका है तो इसमें से जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं बाहर लूंगा तो इसका होगा अलग बाहर आएगा, इसका बाहर आएगा, इसका भी बाहर आएगा। तो डिटर्मिनेंट कितनी बार बाहर आया, 3 बार। तो बचा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
इसका आंसर कितना 1। तो बचा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, बचा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। सामने क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो एक बार ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या मिला ये सब मिला जब आपने ऑर्डर किया लिया था। यही ऑर्डर अगर 4/4 होता तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितनी बार बाहर आया होता, फिर एक बार कट होकर क्या हो जाता। अगर ये n/n का होता तो ये कट होकर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 हो जाता। इससे मुझे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पता चली। क्या पता चला फोर्थ प्रॉपर्टी में कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 where n is what ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की नहीं जरूरत है। मैं सिर्फ क्या करूंगा ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा, उसका पावर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। और ये सब होने का रीजन सिर्फ एक ही है, क्या कि आप कोई कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो सबके साथ होता है, पर डिटर्मिनेंट से जब बाहर आता है तो अलग अलग होकर बाहर आता है। ये समझ आया? तो फिर ये भी बता अगर ये समझना है तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पर एडजॉइंट ऑफ ए दिया है तो क्या होगा determinant of a n-1 whole power 2n-2 determinant of a n-1 whole power n-1 तो मतलब n-1 का स्क्वायर हो गया। हाँ सही है। n-2 2n-1 नहीं होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए से n-1 का होल स्क्वायर होगा। इस बार इसमें क्या फर्क है, उसमें a दिया हुआ है, a की जगह पर क्या दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक की जगह पर अगर एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्लेस करो तो यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है। यहाँ पर बी करता तो यहाँ पर भी बी करता, यहाँ पर सी करता, यहाँ पर भी सी करता, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर एडजॉइंट ऑफ ए कर रहा हूँ यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ ए करूँगा। और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 into n-1 क्या हो जाएगा। इससे क्या पता चला जितने एडजॉइंट बढ़ाते जाओगे उतना n-1 का पावर बढ़ते जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि और एक एडजॉइंट बढ़ाए क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। तो आपको कहीं एडजॉइंट अगर ये प्रॉपर्टी निकालो तो सोच तो सही कितनी बार पहले एक का एडजॉइंट निकालने का, फिर जो आएगा उसका एडजॉइंट निकालने का, फिर जो उसका एडजॉइंट निकालने का, तब तक तो पेपर खत्म हो जाएगा। उसने एडजॉइंट निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो रेज़ टू पावर n-1 का क्यूब कर लो, वेयर n इज व्हाट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब आप लोग इस प्रॉपर्टी पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर पाने चाहिए। आपको अगर ऐसे दिया जाए कि ए
एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 3 है तो एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर क्या होगा? तो फिर आपको ऐसा नहीं कि तो ये दिया ही नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ढूंढना ही दिया को तो भी नहीं ढूंढता, जैसे प्रॉपर्टी लगाता ना। क्या हो जाएगा आंसर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 का करें, n क्या होगा 3, तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ना। तो डिनोमिनेटर 3 दिया हुआ है, 3 रेज़ टू 4 का आंसर इज 3। ये जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया उसकी प्रॉपर्टीज तो चलो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को काफी बार यूज होगी, काफी बार किया जेडब्ल्यू लेवल के पेपर में, तो आपको कोई नहीं पूछना है, वहाँ जो पूछेंगे वो प्रॉपर्टीज ही पूछेंगे, आपको इसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने वाला है। और भी इसमें है 2-3 प्रॉपर्टी, वो मैं बाद में बताता हूँ। उसके पहले ये एडजॉइंट हमने ढूंढा इसलिए था क्योंकि मुझे मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए था, मुझे मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए था। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स क्यों चाहिए तो उसके बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे। एडजॉइंट इसलिए चाहिए था बिकॉज मुझे इनवर्स की जरूरत थी। इनवर्स क्यों चाहिए उसकी एप्लीकेशन में बात करेंगे। इनवर्स कैसे निकालोगे, वो बाजू में आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिराइव की, a into adjoint of a is equal to determinant of a into I। ये डिराइव किया हमने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इनवर्स का मतलब क्या होगा? जैसे नॉर्मली कोई मुझे बोले कि फाइव का इनवर्स निकालो तो क्या बोलते 1/5 बिकॉज वह एलिमेंट है। a का इनवर्स निकालो 1/, f of x का इनवर्स निकालो, तो ऐसे थोड़ी लिखता हूँ 1/f क्योंकि वो क्या है फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स को आप लिखते हो 1/sin x, तो थोड़ी लिखते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाई नहीं होता फिर तो कोसेक x हो जाता है। तो साइन x क्या है? फंक्शन है, एक प्रोसेस है। वैसे मैट्रिक्स भी एक प्रोसेस ही है, एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर मैनर में अरेंज करने के तरीका ही तो है, वो भी एक प्रोसेस है। उसका इनवर्स का मतलब है कि वो फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि sin x इक्वल टू y जब होता है तो sin जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या होके जाता है, वैसे मैट्रिक्स भी जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा, इनवर्स होके जाएगा। ऐसा नहीं कि a इस तरफ जाता है तो होल डिवाइडेड में आ जाता है, मैट्रिक्स डिवाइड में नहीं होता। मैट्रिक्स में किसी ऑपरेशन नहीं होता है डिवीजन, मैट्रिक्स का एडिशन होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी होता है। कौन सी कंडीशन पे? कौन सी कंडीशन पे? जब ऑर्डर से मल्टीप्लाई कब होता है, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो से। बट दो मैट्रिक्स का हम डिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये एक को जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या होके जाएगा, ए इनवर्स होके जाएगा। वो क्या होके जाएगा, ए इनवर्स। और यहाँ पर क्या बचा, आई। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, ये कोई मैट्रिक्स थोड़ी है। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब तो क्या हो गया, वैल्यू हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट तो दूसरी तरफ जा सकता है, और जब दूसरी तरफ कांस्टेंट जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू आई। आई मतलब वन, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और किसी भी वन को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी ए इनवर्स की फॉर्मूला हो गई। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसका एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा इससे और एक क्या कंसेप्ट पता चला कि हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, किसका करेगा, जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा, और जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं हो तो उसको कौन सा मैट्रिक्स। इसलिए आप सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हो कि सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है।
इनवर्स फिर किसका होगा? फंक्शन में किसका इनवर्स होता था? बाइजेक्टिव। इनवर्स फिर किसका एग्जिस्ट कर रहा था? बाइजेक्टिव फंक्शन का। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? 1 to 1 and 1 to 1, इंजेक्टिव एंड वैसे यहाँ पर इनवर्स एक उन्हीं का होगा। इनवर्स एग्जिस्ट when A is non-singular matrix। और non-singular matrix कौन होता है? जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है ना, ये कंडीशन को जो फॉलो करता है। जिसका कि आपको अगर किसी का इनवर्स ढूंढना है, एडजॉइंट तो चाहिए होगा, तभी तो निकालोगे। इसलिए मुझे एडजॉइंट की जरूरत है, मैं इनवर्स निकालूंगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा तो आपको उसका एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है फिर डायरेक्टली की। हाँ, 2/2 का मैंने आपको बताया, बट 3/3 का नॉर्मली पूछते तो वहां कोई डायरेक्टली शॉर्टकट लगा नहीं पाओगे। पर आप एडजॉइंट ढूंढोगे उसके पहले हमेशा जब भी इनवर्स की बताएगी तो हमेशा सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो। हो सकता है कि आपके नसीब अच्छे और वो 0 आ जाए, तो लिख के आ जाना डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पता चला पूरा एडजॉइंट निकाला, डिटरमिनेंट निकालो 0 आया, एडजॉइंट की मेहनत फालतू हो गई ना अपनी। तो इससे पहले क्या करेंगे? डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। हो सकता है 0 आ जाए, चांसेस कम है बट हो सकता है, तो फिर आपको इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालना हमने बात कर ली, वही माइनर कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज। इसकी जो मतलब किसी एक मैट्रिक्स का 2/2 का एक मैट्रिक्स है, आप उसका इनवर्स निकालना है अपने को 2 3 5 6। तो बताओ क्या लिखूं? 2 3 5 6 का इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा, शॉर्टकट ध्यान है क्या था? प्राइमरी डायगोनल को चेंज, सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज, किससे डिवाइड? डिटरमिनेंट पहले चेक करने से 0 नहीं, इसलिए मैंने निकाला है 12 -15 का कितना हो गया था? -3। ठीक है, -3 से पूरे को डिवाइड कर लेते हैं, क्या होगा आंसर? -2 ये ए का इनवर्स निकला है। ये समझ आए है ना? एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट शॉर्टकट से निकाल लिया, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कर लिया, -3 सबके साथ डिवाइड में चला गया। अब ये जो ए आया उसका इस ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है आपके पास? 2 3 5 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 1 5/3 -2/3। कैसे मल्टीप्लाई होता है? पहले का रो और का कॉलम क्या होगा? -4 +5, 3 से जो कट जाएगा 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -2 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -10 +6 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6 2 × 5 10 -10 + 10 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 माइनस ये 3 2 6 होगा, 5 - 4 क्या मिला? और नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, तो वहां पर एक्स मतलब डोमेन हो गया। तो नॉर्मली चलो वो भी छोड़ो, 5 और उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है? 5 × 1/5 क्या होता है? 1। और यहाँ पर 1 मतलब कौन? इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आई। या तो फिर ऐसे बोलो AB = I है तो B को A का क्या होना पड़ेगा? क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब वो एक दूसरे के। अच्छा, अगर 5 × 1/5 का आंसर 1 आता है तो 1/5 × 5 का आंसर तो मतलब क्या हुआ? A × A इनवर्स I है तो A इनवर्स × A भी तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन कोवेटिव रूल को फॉलो करता है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें काम लगनी है? तो पहली A इंटू ए इनवर्स और A इनवर्स इंटू F सेम होगा, किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। सेकंड, किसी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकाला, उसको वापस इनवर्स क्या हो जाएगा? सेम ही आ जाएगा। आप अगर ये A इनवर्स निकालो, आप अगर इसका वापस इनवर्स निकालोगे तो वापस सेम मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना? राइट, चेक करो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका एडवेंट क्या होगा? प्रिंसिपल डायग्राम चेंज, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड और सॉरी डिटरमिनेंट क्या होगा? 4/3 माइनस 5/3, 4/3 माइनस 5/3 माइनस 1/3 हर एक के साथ डिवाइड में जाएगा तो क्या फ्री? यहाँ पर 3 कैंसिल होकर 2 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो देखो तो वापस सेम आ गया। तो जैसे एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ये आता है, क्योंकि ट्रांसपोज जो आपने रो को कॉलम बनाए, कॉलम को तो वापस वही काम किया, तो जहाँ से वही तो पहुंच जाओगे। तो सेम वे अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के बाद इनवर्स निकालोगे तो आंसर सेम ही आ जाएगा। थर्ड, ए और बी दो मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका इनवर्स किया, बट वो इनवर्स जब अंदर जाएगा तो रिवर्स होके बाहर आएगा। हर जगह रिवर्स होके बाहर आता है मल्टीप्लाई में। ट्रांसपोज में भी ऐसा ही था, ए बी का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए बी, सिमिलरली ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स इनटू ए, ये सब वेरिफिकेशन में पूछ सकते हैं आपको। फोर्थ, आपने किसी मैट्रिक्स को मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के बाद उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, या फिर कि आपने किसी मैट्रिक्स का पहले इनवर्स निकाला, उसके बाद के से मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले आपने ए को के से मल्टीप्लाई कर लिया फिर आपने उसका इनवर्स निकाला, आपका आंसर सेम ही है। फिर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट का आंसर, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट का आंसर, ए इनवर्स क्या है आप ही बताना मुझे क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, मैं इसका डिटरमिनेंट ढूंढ रहा हूं। अच्छा, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, बट डिटरमिनेंट ऑफ ए एक वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट, अच्छा अब ये भी लेके चल रहा हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो n/n का कोई मैट्रिक्स है, ए कोई n/n का मैट्रिक्स है। अगर ए अगर n/n का मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर भी क्या होगा? अभी ये n/n का मैट्रिक्स है, आप उसको किससे डिवाइड कर रहे हो? एक कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट सबके साथ डिवाइड में चला गया होगा, कितने एलिमेंट के साथ डिवाइड हुआ होगा? n²। 3/3 होता तो 9 एलिमेंट होता है, n/n होगा तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी डिवाइड हुआ, फिर आपने उस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर लिया? अब वो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो डिवाइड किया था आपने हर एक को, वो जब बाहर आएगा तो कितनी बार बाहर आएगा? मतलब 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n टाइम बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा क्या? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बचेगा क्या? इसको तभी प्रॉपर्टी दे रहेगी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n। तो ये n टाइम है, ये n-1 टाइम है, तो कटेगा तो कितनी बार? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट के लिए मुझे ए इनवर्स ढूंढने की जरूरत नहीं,
ए का डिटर्मिनेंट ढूंढ के उसी का रेसिप्रोकल करना। तो ये प्रॉपर्टी एक बार लिख लो। आज मैंने मैट्रिसेस के जो भी 3-4 क्लास 2-3 क्लास हुई इसमें आज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और ये सबसे जरूरी है। A इनवर्स इंटू आई करते यहाँ से भी ला सकते थे ना, जैसे वहां से मैंने डिराइव किया उसकी जगह जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कौन सी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आई, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करो। तो A का डिटर्मिनेंट और A इनवर्स का डिटर्मिनेंट मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका डिटर्मिनेंट यूज करोगे या डिटर्मिनेंट को अलग कर लोगे, आंसर सेम आएगा। अभी तो बात की थी हमने A इंटू A इनवर्स अगर आई है, मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग लिख पाऊंगा और आई का डिटर्मिनेंट तो कितना होता है, तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना 1/2। आप लोगों की अगर एससीईआरटी की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का जो थर्ड चैप्टर जो है ना वो मैट्रिसेस के ऊपर है पूरा का पूरा। वो मतलब लास्ट क्लास में जो हमने उसके पहले के क्लास में जो डिस्कस किया था ट्रांसपोज तक की बात है, उससे आपका थर्ड चैप्टर पूरा हो जाता है। फोर्थ चैप्टर में 4.1 जो है वो डिटर्मिनेंट की 4-5 क्वेश्चन दिए जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते वो सीखने के लिए। ये सब तो कर चुके थे आप लोग, नहीं किया तो कर लेना। 4.1 में वैल्यू निकालनी है, 4.2 एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात है ना प्रॉपर्टी अपने एप्लीकेशन। 4.3 जो है वो कोफैक्टर के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन दिया है कि कोफैक्टर आपको पता है कि नहीं जानने के लिए। फिर 4.4 जो है वो एडजॉइंट और इनवर्स के रिलेटेड है, मतलब जो आज हमने डिस्कस किया। ये फिर आप लोगों का 4.4 है कि कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें। आपको अगर इसमें 13 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है एक्सरसाइज में। A is given 3 1 minus 1 2 ये दे रखा है ना, एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 1 minus 1 2 और बोला जाता है कि प्रूव करके दो सबसे पहले तो कि x² minus 5a plus 7 का आंसर 0 है और फिर बोला है hence find A inverse। वो मैं बात बताता हूँ। पहले ये कैसे करोगे तो पता है आपको। A² के लिए क्या करना है, A को A के साथ मल्टीप्लाई, A का मतलब क्या है, पूरे को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 7 का मतलब 7 into